हेलो एवरीवन, मे यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ दिव्या भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ब्रेन क्लब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर 10 जिसका नाम है लाइट। ये चैप्टर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं, तो हम इस चैप्टर को सिर्फ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से ही नहीं बल्कि एनटीएससी और केवीपी वाई एग्ज़ाम के हिसाब से भी कवर करेंगे। तो चलिए देर किस बात के शुरू करते हैं। एक्चुअली में हम लाइट का डिस्कशन करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे मैम आँखों की। ऑफ कोर्स आँखों की तो ज़रूरत होती ही है, बट आँखों से क्या आप अंधेरे कमरे में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर बताइए दूसरी क्या चीज़ है? चलिए मैं बताती हूँ, लाइट। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, बोले तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट की जब रे किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे गिरती है और उसी से हमें वो ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देता है। तो हुआ ना क्लियर। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लाइट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तीसरा है, दे ब्रोगली ने ये बताया था, जो कि साइंटिस्ट थे, कि लाइट ना ड्यूल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब मैं आपको बता दूं कि इस पोर्शन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कंफर्म आते हैं 1 नंबर के, और यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन यहाँ पे बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आने वाला है, तो इसे अच्छे से समझना। आपको ये सरफेस दिखाई दे रही होगी बोर्ड पे, इसे हम ग्लास मान लेते हैं। अब बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन ये होता है कि कैसे आप एक ग्लास को मिरर में बदलते हैं, किस रीजन से। तो मैं आपको बता दूं कि वो सिल्वर की पॉलिश्ड होती है, जिसकी वजह से एक ग्लास मिरर दिखाई देता है आपको, या मिरर बन जाता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। जब कोई रे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे या मिरर पे, तो वो इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, और इसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये मीडियम हम एयर ले लेते हैं और दिस मीडियम इज ग्लास। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो अब हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगला पार्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस चीज पे डिपेंड करती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करती है नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर स्पेक्युलर और एक होता है इरेगुलर, जिसे आप डिफ्यूज भी बोल सकते हैं। रेगुलर स्पेक्युलर जो रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ आपको जो सरफेस दिखाई दे रहा है वो स्मूथ सरफेस है, और इस पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो 2 पैरेलल रेज हैं, और ये यहाँ पे इंसिडेंट होके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके पैरेलली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब आप किसी बॉल को दीवार पे मारते हैं और उसे कैच करने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी दीवार प्लेन है तो वो आपके हाथों में ही आएगी बॉल, लेकिन अगर आपकी दीवार ऊबड़ खाबड़ है, लाइक इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की तरह, तो वो बॉल कहीं पे भी गिर सकती है, हमें नहीं आइडिया होगा। उसी तरह आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, और जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक सरफेस दिखाई दे रही होगी। इस सरफेस पे जो रे इंसिडेंट हो रही है इसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब इसे हमने यहाँ पे एक नॉर्मल से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर एक और लाइन बनाई है, जहां से हम एंगल्स को लिखेंगे
तो जो इंसिडेंट रे हो रही है वहां पे एंगल आई बनेगा, और जो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पे एंगल आर बनेगा। और लो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो यहाँ पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ये 30 एंगल पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हो रही है तो 30 एंगल से ही ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब अगर मैं दूसरे लो की बात करूं तो वहां पे सरफेस पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और वही बात यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। आपको ये चैप्टर यहाँ से डिटेल से समझना है। नोट्स आपको 1-2 दिन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। चलिए अब हम बात करते हैं मिरर की, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर जो हमारे घरों में यूज होते हैं बेसिकली उन्हें हम प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर में ही हम घरों में तैयार होते हैं, लड़कियां तैयार होती है, लड़के तैयार होते हैं। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ज्यादा टाइम कौन लेता है तैयार होने में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। प्लेन मिरर की हमने अभी बात की कि घरों में जो यूज होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। मिरर की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी वर्चुअल प्रॉपर्टी। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी इमेज। दैट्स इट। जो इमेज इमेजिनरी होगी वही वर्चुअल होगी। अब बात करते हैं इरेक्ट की। इरेक्ट का मतलब सीधा, यानी मिरर के सामने कोई चीज आप रख दें तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी, उल्टी तो बन भी नहीं सकती। आप तैयार होंगे अगर तो सीधे ही तैयार हो सकते हैं, उल्टे तो तैयार नहीं हो सकते। बस वही बात है। अब बात करते हैं सेम साइज की। सेम साइज, ओके, सेम साइज में मैं ये पेन ले लेती हूँ, या कोई भी इंसान जो मिरर के सामने खड़ा है तो वो जितना है उतना ही उतनी ही साइज का, अगर वो पतला है तो पतला दिखाई देगा, मोटा है तो मोटा दिखाई देगा, क्योंकि जनाब शीशा झूठ नहीं बोलता है। तो बस जितनी हमारी जो चीज है उसकी जितनी शेप होगी, जितनी साइज होगी, उतना ही हमें वो मिरर में दिखाई देगा। थर्ड है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या है कि थोड़ा सा, चलो कुछ नहीं, एकदम सही है। लेटरली इन्वर्टेड की अगर बात करें तो आपको ये समझना है कि जो आप हैं रियल में, आपका जो राइट पार्ट होगा वो मिरर में लेफ्ट पार्ट दिखाई देगा, और जो मिरर में राइट पार्ट का जो इमेज बनेगा वो आपका लेफ्ट पार्ट होगा। मतलब बेसिकली लेफ्ट और राइट का चक्कर है और कुछ नहीं। ये आपका लेटरल इन्वर्जन होगा, और इससे क्वेश्चन जरूर आता है व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपके एग्जामिनेशन में जरूर आती है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, वो है द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज द सेम एज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं कोई इमेज मिरर में बना रही हूँ, जैसे ये पेन है, इसकी जो डिस्टेंस मिरर से होगी उतनी ही डिस्टेंस मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस होगी। और ये टॉपिक बस यही बताना चाह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इट्स सेम एज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में आपको यहाँ पे एक स्फेयर दिखाई दे रहा होगा। इस स्फेयर को हमने एक होलो स्फेयर लिया है और इस स्फेयर के एक पार्ट को हमने काटा है, या मान लीजिए एक पार्ट हम साइड में कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ये स्फेयर की शेप में है, तो हम इसे स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया क्लियर। और डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि एक मिरर, a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass is called a spherical mirror. That's it. अब हम बात करते हैं spherical mirror के टाइप्स की। यहाँ पे 2 टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे स्फेयर। हमें चीज़ें टिपिकल नहीं बनानी है, इजी बना के समझना है और फिर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। कॉनकेव की अगर हम बात करें तो इसका जो आउटर पार्ट होता है वो सिल्वर कोटेड होता है, और इनर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। और अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो इसका जो आउटर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो सिल्वर कोटेड होता है। थोड़ा सा उल्टा है।
अब हम एक इस चम्मच के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये चम्मच आपको दिखाई दे रही है, इसका जो बाहर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊंचा ऊंचा है, ये कॉन्वेक्स होगा, यहाँ पे रेज रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हम वैक्स क्या करवाते हैं, बाहर ही तो करवाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स में भी वैक्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, और एक को समझेंगे तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि कॉन्वेक्स, बाहर वैक्स करवाते हैं हम, इससे याद रखिएगा। और अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव मिरर में जो रेज आती हैं वो अंदर की तरफ, यानी कि इनर साइड में रिफ्लेक्ट होती है। ये डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। चम्मच, फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। जो चम्मच है, इसका जो आउटर पार्ट है ये कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि हम वैक्स बाहर करवाते हैं तो ये कॉन्वेक्स होगा। और अगर मैं बात करूँ इनर पार्ट की तो ये कॉनकेव होगा, क्योंकि यहाँ अंदर की तरफ रेज रिफ्लेक्ट होगी। यही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में आज हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ टॉपिक जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। उसमें है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉल ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट। ये बहुत खास टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझने के लिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे समझने के लिए एक स्फेयर, आपको एक गोला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसमें से हमने एक इतना स्फेयर कट कर लिया है, या इतनी लाइन हमने कट कर ली है, और इसको हमने नाम दे दिया है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब हमें ये इमेजिन करना है कि ये जो कटा हुआ पार्ट है ये एक स्फेयर है। यहाँ पे देखिए मैंने डॉटेड लाइन से इसको गोल भी करके बताया है, और इसका जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ क्लियर। तो किसी स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, किसी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। अब दूसरा है पोल ऑफ द मिरर। पोल की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर के सेंटर का जो पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर कहते हैं, और उसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। सी और पी से पास होकर जाने वाली जो लाइन होगी उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो सी और पी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही ये पोल तक पहुंचने वाली ये जो लाइन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं फोकल पॉइंट की। फोकल पॉइंट, मान लीजिए कि कोई रे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ से गुजर रही है। फिर से देखना, ये जो रे इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी जगह पे मिल रही है, और जहाँ ये मिलेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकल पॉइंट, और इसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, जिसे हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फोकल लेंथ होगी हमारे फोकल पॉइंट एफ और पोल के बीच की जो डिस्टेंस। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, फोकल पॉइंट एफ और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम फोकल लेंथ बोलेंगे, और उसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अपर्चर ऑफ मिरर की। ये जिस पार्ट पे, जिस सरफेस पे ये सारी चीजें हो रही हैं उसे हम अपर्चर ऑफ मिरर बोलेंगे, और इसे हम चलिए एम और एम डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ये हम अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से और इमेज डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा उसके बाद में ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगला टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है और बहुत ज़रूरी भी है। तो हम ये चारों रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है पैरेलल रे। तो हम पहले इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर बनाया है।
यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रही हूँ और ये पोल होता है और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पैरेलल रे की बात हो रही है और मैं कह रही हूँ कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से कोई रे इंसिडेंट हो रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट पे आ रही है। ये हमारा पैरेलल रे होगा और इसी को हम इमेज फॉर्मेशन में काम लेंगे जब हम पैरेलल रे वाला इमेज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिएगा इसी डायग्राम से हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है रे, ध्यान देना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी रे जा रही है, यहाँ पे इस पॉइंट से टकराएगी और यहीं से वो वापस घूम जाएगी, यानी यहाँ से वो इंसिडेंट हो रही है और यहीं से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वो बहुत इजी होगा हमारे लिए, तो हम इमेज फॉर्मेशन इन दो ही रूल से करेंगे क्योंकि वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की, जो है रे स्ट्राइकिंग द पोल। रे स्ट्राइकिंग द पोल, अगर मैं कहूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसमें ध्यान से समझिएगा, चलिए मैं रब कर देती हूँ इसे। थर्ड रूल पे ध्यान दीजिएगा, मैं स्फेरिकल मिरर बना रही हूँ, वही सेम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ पे होगा हमारा पोल। अब रूल में यही तो कह रहा है ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट से रे सीधा पोल पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा पोल पे स्ट्राइक करवा देती हूँ। तो ये हम ऐसे समझेंगे कि जब कोई रे पोल पे सीधा स्ट्राइक करती है तो वो जिस एंगल पे स्ट्राइक करके जिस पॉइंट पे वो एंगल बना रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। जैसे कि अगर ये यहाँ 30 डिग्री का एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो 30 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ये हमारा रे स्ट्राइकिंग द पोल माना जाएगा और इसी से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब अगला है रे थ्रो फोकस। इसमें एक्चुअली में बात ये है कि जो अपना फर्स्ट पैरेलल वाला जो होगा, पैरेलल रे वाला जो है, उसी के अपोजिट हम इसको बोलेंगे। मतलब इसको समझने के लिए आप इमेजिन कर लीजिए पैरेलल रे वाले डायग्राम को, उसका अपोजिट। मैं डायग्राम बना दे रही हूँ। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट से हमारे इंसिडेंट हो रही है रे और वो हो रही है रिफ्लेक्ट। ये ऐसे नहीं बनाना है, ये आपको मैं सब समझा रही हूँ। ये हमारा है फोकस। लेकिन हमारा जो फोर्थ रूल है वो ये कह रहा है कि रे थ्रो फोकस। पिछली बार हमने पैरेलल करके इंसिडेंट करके रे को रिफ्लेक्ट करवाया था, फोकस पे आई थी वो, लेकिन इस बार वो फोकस से जाएगी और रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा रे थ्रू द फोकस होगा और यहाँ से हमारी इमेज फॉर्मेशन बनाने की जो ट्रिक है वो आसानी से हमारे से इमेज फॉर्मेशन बनवा पाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। बच्चों को ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा टिपिकल लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस टॉपिक को हम सबसे ज़्यादा इजी बना के अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो आपको सामने टेबल दिखाई दे रही है, इसको हम लर्न करेंगे, रटेंगे नहीं बट समझेंगे, याद करेंगे, समझ के याद करेंगे, इजी बना के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वाला जो मैंने टॉपिक बताया था उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर को बनाने के लिए ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगी, आपको बेसिक समझाऊंगी, जिससे आपको ये टेबल आसानी से लर्न हो जाएगी और फिर एक डायग्राम बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए देखिए, ये एक स्फेरिकल मिरर मैंने लिया है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई और ये मैंने बना दिया पोल। ध्यान से देखिएगा, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा मिड में फोकस पॉइंट। अब यहाँ पे इंफिनिटी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट हम रखेंगे इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, फोर्थ ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, और फिफ्थ हमारा होगा फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट और सिक्स्थ होगा फोकस और पोल के बीच में। ये तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के प्लेसेस हो गए। ये हैं ऑब्जेक्ट्स
और अब हम बनाएंगे यहाँ पे इमेजेस। अब हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, ये जो नंबरिंग मैंने किया इसकी जस्ट उल्टी नंबरिंग कर देंगे। लेकिन खास बात ये है कि आपका जो छठा नंबरिंग है, छठा जो है, इसको आपको हटा देना है अभी के लिए, क्योंकि एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे इनफाइनाइट पे जो फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट इनफाइनाइट पे, वो फोकस पे बनेगा, यानी कि हम यहाँ पे इमेज बनाएंगे। ठीक है, दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में है वो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, जहाँ पे फोर्थ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके जस्ट उल्टा हम ये भी कह सकते हैं, और सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा दूसरा वाला। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, चौथा बनेगा सेंटर कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में, और पांचवा बनेगा इनफाइनाइट पे। अब इन 5 इमेजेस की तो बात हो गई, आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। लेकिन छठे की अगर हम बात करें तो इसकी इमेज फॉर्मेशन अपना जो मिरर है उसके पीछे वाली तरफ बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये रियल इमेज नहीं होगी, और मैंने बताया है आपको, या नहीं भी बताया तो आप सुन लीजिए, रियल इमेज वो होती है जब हम दो रेस को खुद से मिलाते हैं और वो खुद से मिलती है, रियल में मिलती है, तब रियल इमेज बनती है। लेकिन जब दो रे नहीं मिलती है और हम उन्हें अपनी इमेजिन के साथ मिलाते हैं, तब वहां वर्चुअल और इमेजनरी इमेज बनती है। और ये जो 6 ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है वहां से इमेजनरी इमेज ही बनेगी। चलिए देखते हैं आगे, मैं इसे रब कर देती हूँ। अब देखिए हम फर्स्ट, आई होप आपको ये दो जो है लाइंस वो तो अच्छे से याद हो गई होगी। अब हम रियल रे डायग्राम की बात करते हैं। फर्स्ट डायग्राम, ये हमने स्फेरिकल मिरर लिया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल, और ये हमारा फोकस। ओके, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से कोई रे आ रही है, हम जो रूल्स पढ़े थे पिछले टॉपिक में उन्हीं रूल्स में से फर्स्ट लो यूज कर रही हूं मैं यहाँ पे। और एक और खास बात कि कोई भी रे डायग्राम बिना 2 रूल को यूज किए हुए नहीं बनेगा, तो ध्यान से 2 रूल यूज करके ही डायग्राम बनाएं। तो मैंने यहाँ पे एक रे इंसिडेंट करवाई जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस पे से गुजर रही है। फर्स्ट रूल का वापस से यूज करूंगी मैं, और मैं ये कह रही हूँ कि कोई रे इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजर रही है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि फोकस पे इमेज बन रही है? और जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो फोकस पे बनेगी, और बहुत छोटी वेरी स्मॉल पॉइंट साइज बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि हमने रियल में रेस को मिलाया है, और इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी। ये कुछ इस तरीके की बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा रे डायग्राम। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, सेकंड रे डायग्राम बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने स्फेरिकल मिरर यहाँ ले लिया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, और ये हमारा पोल, और यहाँ हो गया हमारा फोकस पॉइंट। जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने इनफाइनाइट पे रखा था, याद है ना सबको? और जो सेकंड जो अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे वो अपना इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। ठीक है, रख देते हैं। ये लीजिए, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। मैंने आपको बताया था कि कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रूल यूज करने होंगे, तो 2 रूल के बगैर हमारा रे डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी रे इंसिडेंट हुई फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, और रिफ्लेक्ट होके पॉइंट एफ से आ गई, फोकस पॉइंट एफ से निकल रही है, वो देख रहे हैं आप, देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट रूल तो यूज कर लिया, लेकिन सेकंड रूल, अब हम इसमें सेकंड रूल यूज करेंगे, और वो है कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से थ्रू होकर, यानी जब रे सेंटर थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, तो वो यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस वहीं से चली जाती है, जिस रे से वो आई है उसी रे में वो वापस चली जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई, यहाँ से उसने रिफ्लेक्ट हुई और वो वापस लौट जा रही है, और हमारी जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, क्योंकि हमारी जो दोनों रेज है वो यहाँ पे मिल रही है। ठीक है,
तो हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। तो अब आप कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में बनती है, स्मॉल होती है। पिछला वाला पॉइंट साइज था, ये वाला थोड़ा स्मॉल है और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, क्योंकि रियल में ये मिल रही है रेस और उल्टा इमेज बन रहा है। देखिए ये सीधा है, ये उल्टा है, देख रहे हैं आप? ओके, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड रे डायग्राम भी कंप्लीट हुआ और आई होप सो कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अब हम थर्ड रे डायग्राम की बात करते हैं। फिर से देखिएगा, हमने एक स्फेरिकल मिरर बनाया, मैं फिर से बना देती हूँ इसे। ये मैंने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर बनाया, यहाँ पे मैंने पोल ले लिया, यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस और ये मेरा फोकस, देख सकते हैं। अब जो अपना ऑब्जेक्ट होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, देखना अच्छे से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ थी हमारी इनफिनिटी। अब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट यहाँ से रे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जा रही है। मैं एक कॉमन आपको बात बता दूं, हमें सारे 6 की 6 जो इमेजेस बनानी है, 6 की 6 जो इमेजेस बनानी है उसमें हमें फर्स्ट रूल यूज करना है, वो कॉमन है। बाकी में हम इमेज के हिसाब से थोड़े से रूल ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाइक किसी में सेकंड या फोर्थ या जो भी हम यूज करेंगे वो हम लगा देंगे। अब इसमें जो रूल यूज होगा वो रूल यूज होगा फोर्थ रूल। फर्स्ट और फोर्थ रूल हम यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसा फर्स्ट रूल था उसका जस्ट अपोजिट था फोर्थ रूल, अगर आपको याद है तो, कि जब भी कोई रे फोकस पॉइंट से गुजरती है तो वो इंसिडेंट होते ही रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये था हमारा फोर्थ रूल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरी जो रे थी इंसिडेंट हुई फोकस से होती हुई इंसिडेंट हुई यहाँ पे और ये चली गई पैरेलल। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, ये अब आप देख सकते हैं अच्छे से। मेरी जो ये रे है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल और फोर्थ रूल, हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया, मैंने एक रे ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ से मैंने एक रे इंसिडेंट करवाई है, रिफ्लेक्ट होके वो फोकस पॉइंट से गई है और हमने फोर्थ रूल यूज किया है। वो फोर्थ रूल ये है कि जब भी कोई रे फोकस से इंसिडेंट होके मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और हमारी जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, देख सकते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा, हमने फर्स्ट और फोर्थ रूल यूज किया है इसके अंदर। देखिए ये वाली इंसिडेंट रे है, ये वाली रे और ये यहाँ से इंसिडेंट होके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पे हमारा रे डायग्राम बन रहा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, सेम साइज की बनेगी जैसा कि आप देख रहे हैं, और रियल और इन्वर्टेड ही होगी। आपको दिखाई दे रहा होगा रियल है, रियल में जो रेज है वो मिली हैं और रियल में ये उल्टी भी बनी है, देख रहे हैं आप, रियल और इन्वर्टेड है। चलिए ठीक है, हमारा थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे फोर्थ, मैं टिक लगा देती हूँ जिससे कि हम भूले ना। अब हम फोर्थ वाला रे डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा वही सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस पॉइंट। अब जो है ये हमारी इन्फिनिटी हमने ली थी और अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच में बनेगा। ये देखिए मैंने यहाँ बना दिया और सेम रे यहाँ से इंसिडेंट होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके एफ पे जाएगी। ये वाली चीज तो आपको सब में सेम करनी है, ठीक है, यहाँ से जाएगी। अब हमें इसमें वही सेम फोर्थ रूल फिर से स्टार्ट लगाना है। रे आएगी, इंसिडेंट होगी, फोकस से जाएगी और टकरा के ये देखिए इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है।
तो देखिए हमारा फोर्थ रे डायग्राम, इसमें हमने एक स्फेरिकल मिरर बनाया है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। यहाँ से रे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से गुजरती है। और फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग ही हमने फर्स्ट रूल और फोर्थ रूल जो है वो दोनों ऐड किए हैं इसके अंदर। हमारी रे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जा रही है, और जो दूसरी रे है वो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से गुजर रही है फोकस से होते हुए, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे बना रही है। और ये जो वाली रे थी ये वाली, और ये वाली रे यहाँ पे मिल रही है जो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। देख रहे हैं आप, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। देख रहे हैं आप। और जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड होगी, यानी बड़ी बनेगी। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, तो वो यहाँ छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जस्ट बड़ा या डबल मान लीजिए, इतना मैग्नीफाइड हो जाएगा, इतना आपका यहाँ पे इमेज बनेगी। और इमेज वही रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इमेज उल्टी बनेगी और रियल होगी। ठीक है, ओके। मैं इसे जब कर देती हूँ, हम अगला वाला देखते हैं अब रे डायग्राम। चलिए अब हम फिफ्थ रे डायग्राम को बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमने पोल लिया है, और ये हमारा फोकस पॉइंट। जो फिफ्थ ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा फोकस पॉइंट पे ही होगा। रे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस से ही। और ये रिफ्लेक्टेड रे है। और थर्ड रूल हम इसमें यूज करेंगे, और जो थर्ड रूल है वो ये है कि जब भी कोई रे इंसिडेंट होती है हमारे मिरर पे जो पोल है इस पे, जब कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके जाती है। ठीक है। और ये आगे जब हम इसे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आगे इन्फिनिटी पे जाके मिलते जरूर हैं। देख रहे हैं आप। तो इसका जो इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे होगा तो इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सिक्स रे डायग्राम की। इसमें मैं टिक लगा देती हूँ। सिक्स रे डायग्राम की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है इन बाकी पांचों से। ये मैंने स्फेरिकल मिरर बना दिया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, और ये हमारा पोल। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। रे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, देख रहे हैं आप, रिफ्लेक्ट हो रही है। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ जब रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो उतने ही एंगल से इंसिडेंट हो रही है, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी, और वो आगे कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। आप देख रहे हैं ये बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जा रही है, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो देखिए इसमें हमारी इमेज बन ही नहीं रही है। कहीं आगे तक कहीं पे भी चले जाए, इन्फिनिटी तक भी चले जाएं तब भी हमारी इमेज नहीं बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिरर के पीछे वाला हिस्सा यूज करेंगे, थोड़ा वर्चुअलिटी दिखाएंगे हम हमारे दिमाग से, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हमने ये वर्चुअल इमेज बना दी, ये देखिए, थोड़ा दिमाग को एक्स्ट्रा काम मिल लिया और हमने ये इमेज यहाँ बना दी। और ये देखिए हमारे इमेज बन गई, देख रहे हैं आप। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है, मतलब बहुत बड़ी नहीं बट ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट और आप इमेज के अंदर डिफरेंस देख पा रहे होंगे अच्छे से, लार्ज है। और सीधी सी बात, इसके अंदर जो हम अब तक रियल और इन्वर्टेड पढ़ते आ रहे थे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इमेज यहाँ बिल्कुल भी इन्वर्टेड नहीं है, ऊपर की तरफ बन रही, अपराइट है, और बिहाइंड द मिरर है और वर्चुअल है। ये देखिए हमने जानबूझ के इसे मिलाया है, और इससे पहले अपने आप मिल रही थी वो, हम सिर्फ लाइनिंग कर रहे थे, समझ रहे हो ना, हम सिर्फ लाइनिंग कर रहे थे और यहाँ वो खुद से नहीं मिल रही थी, यहाँ हमने इसे मिलाया है इमेज बनाने के लिए। तो ये हमारा सिक्स रे डायग्राम हुआ कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
बच्चों अब हम फिर से एक बार इस पूरे रे डायग्राम में जो ये टेबल है इसे समझने के लिए एक बार फिर से रिकॉल करेंगे जो हमने एक स्पेशल ट्रिक यूज़ की थी उसका। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये टेबल कभी ना भूलें, एग्ज़ाम में आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए मैं आपको यही ये अच्छे से लर्न करवा देना चाहती हूँ, ये वाली टेबल। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि पता ही नहीं चलेगा और टेबल कब बन जाएगी। तो शुरू करते हैं, चलिए। देखिए फिर से मैंने एक स्फेरिकल मिरर बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल बनाया और एफ बनाया, फोकस पॉइंट। ठीक है, अब फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। सेकंड, एक बार मैं नंबरिंग कर देती हूँ फिर हम अच्छे से समझते हैं। एक सेकंड का वेट कीजिए। देखिए थर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ केस जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। 1 to 5 हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेजेस की। यहाँ पे इमेजेस बन रही हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और हमें करना क्या है बेसिकली, फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाना है, सेकंड को सेकंड से मिलाना है, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से और फिफ्थ को फिफ्थ से और सिक्स को सिक्स से। अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था ना, रे डायग्राम में, कि सिक्स बिहाइंड द मिरर होगा, राइट। ठीक है, अब हम ये मिलाने विलाने का समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे उनको, उस वाली रो को फिल कर दें। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है एक नंबर इन्फिनिटी पे, देखिए। दूसरा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के, ये बीच में, ये डैश जो है ये बीच में है। ठीक है, समझ लीजिएगा। तीसरा जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। फोर्थ जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में होगा। फोर्थ हो गया, फोर्थ। फिफ्थ फोकस पे होगा, और सिक्स्थ देखिए फोकस और पोल के बीच में है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुए हैं वो है। अब हम इमेज पे ध्यान देते हैं। पहली इमेज कहाँ बन रही है, जहां पे हमने पांचवा ऑब्जेक्ट रखा है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, फोकस, पहली इमेज फोकस पॉइंट पे बन रही है। देखिए यहाँ पे हमने इमेज की एफ लिख दिया इमेज वाली टेबल के अंदर। दूसरी जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तीसरी जो टेबल बन रही है, सॉरी तीसरा जो पॉइंट है जहाँ इमेज बन रही है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ध्यान दीजिएगा। और जो फोर्थ होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी इमेज होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज होगी, फोर्थ इमेज जो होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ पे जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, देखिएगा इन्फिनिटी पे बन रही है। और हम बात करें सिक्स केस की तो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस बिहाइंड द मिरर लिखना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। बिहाइंड द मिरर। अब मैं बता देती हूँ इसकी साइज क्या होगी। इमेज की साइज यहाँ पे वेरी स्मॉल होगी, यहाँ पे स्मॉल होगी, यहाँ पे सेम साइज होगा, यहाँ पे मैग्नीफाइड होगी, थोड़ी बड़ी बनेगी, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वेरी लार्ज बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, क्योंकि इन्फिनिट पे बनेगी, जाहिर सी बात है बड़ी ही बनेगी। और यहाँ जो इमेज बनेगी वो लार्ज बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसको ज़्यादा टिपिकलनेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन को देखिए, थोड़ा सा सीक्वेंस बनाते हैं अपन। छोटी, फिर छोटी, फिर सेम साइज, फिर बड़ी, फिर बहुत बड़ी, एंड देन उसके बाद में
लार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर की, नेचर ऑफ द इमेज की। क्या होगी नेचर इमेज की? पहली रियल होगी, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, सब में रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। बस एक स्पेशल केस 6 वाले को छोड़ के सब में रियल और इन्वर्टेड होगी, तो मैं डबल डैश लगा देती हूँ यार, इतना नहीं लिखा जाएगा क्योंकि। और ये वाली जो होगी अपराइट होगी, ऊपर की तरफ बनेगी क्योंकि ये, और वर्चुअल होगी क्योंकि हम इसे खुद इमेजिनरी फॉर्म में मिला रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से याद हो गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। इसमें भी हमें इमेज फॉर्मेशन करना है और वही 2 रूल के साथ करेंगे। रे डायग्राम 2 रूल से ही बनाएंगे उनका यूज करके। तो मैं पहला डायग्राम बना देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, कॉन्केव का जस्ट अपोजिट। और इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो ये वाला होता है, और सिल्वर कॉटेड जो सरफेस होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, यहां से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रही है, ये इन्फिनिटी है, ये हमारा पोल है, पोल मिरर के बीचों बीच वाला पॉइंट होता है। यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि अगर हम इसका गोला अगर इसे कंप्लीट करते हैं तो जो सेंटर का जो पॉइंट होगा वो यही होगा बीच में, इस वाले गोले के बीच में। तो इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जो है उसके बीच में ही फोकस होता है। तो थोड़ा मैं इधर लिख देती हूँ, और ये हमारा फोकस पॉइंट है। डन। ठीक है, अब फर्स्ट रूल का यूज करते हुए मैं ये कह रही हूँ कि फर्स्ट जो अपना ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी से रे इंसिडेंट होगी और वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी फोकस पे। अब यहाँ तो फोकस है ही नहीं, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा वर्चुअल इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए यहाँ से ये फोकस से जा रही है, ठीक है। और अब फर्स्ट रूल को वापस यूज करेंगे हम, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से जा रही है। फिर से यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल बन रही है क्योंकि हमने ये मिलाई है रेस, ठीक है। वर्चुअल बन रही है, अपराइट बनेगी और बहुत छोटी बनेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सेकंड रे डायग्राम। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ये थोड़ी ठीक बना देती हूँ मैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल, और ये इन्फिनिटी पे कोई जगह हमने ये इन्फिनिटी बना दी है। अब जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पीछे की तरफ सिर्फ 2 ही केस है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। इंसिडेंट होगी रे, रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। अब हम यहाँ यूज करेंगे थर्ड रूल, जो कि आपको बताता है कि जब भी कोई रे पोल पे गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो वो जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। पिछले डायग्राम में भी आप ये एरो के जो साइंस है वो लगा ले, क्योंकि वो जरूरी है, मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गए थे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा वर्चुअली इनको मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मिल तो कहीं रही है नहीं। तो ये हमने यहाँ पे इसको मिलाया फोकस पे, ये हमारे फोकस है, और ये देखिए यहाँ से हमने रिफ्लेक्टेड रे को मिलाया, और तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ बन रहा है फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो इमेज पोल और फोकस पॉइंट के बीच में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, अपराइट बनेगी और स्मॉल बनेगी। ये हमारा सेकंड रे डायग्राम है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के रे डायग्राम्स अच्छे से बता सकते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसके अंदर छोटी इमेजेस बनती हैं? और एक और बात इसमें कॉमन है, आपने प्लेन मिरर पढ़ा है, उसमें भी वर्चुअल ही इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है।
तो ये वहाँ से थोड़ा सा मैचिंग खा रहा है। आपको अगर आइडिया हो तो आप लगा सकते हैं। अब हम आगे वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं मिरर फॉर्मूला। चलिए अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। यहाँ पे प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपको मैं बता दूं सिर्फ एक ही केस है, एक ही केस बनता है, दोनों में सिमिलैरिटी है ये। इसमें भी वर्चुअल इमेज बनेगी, अपराइट बनेगी और साइज उसका सेम होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल अपराइट होगी, स्मॉल होगी। ये रिकॉल इसलिए ताकि आपको ये चीज़ यहीं पे याद हो जाए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें इमेज हमेशा छोटी बनती है? बताइए बताइए, और बताइए मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर में पहला एग्जाम्पल हम लेंगे रिफ्लेक्टर का। रिफ्लेक्टर क्या होता है? हमारे घरों में टॉर्च लाइट्स होती हैं, सबके घरों में, ज़्यादातर सबके घरों में टॉर्च लाइट होती है। आपने कभी देखा होगा, कभी टूट जाने के बाद टॉर्च लाइट को, उसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ होता है छोटा सा, उसके पीछे सिल्वर की एक परत लगी हुई होती है, वो रिफ्लेक्टर का काम करती है। देखिए कैसे, ये देखिए ये हमारा वो है, ये हमारी टॉर्च मैंने बना दी, और यहाँ से यहाँ पे ये जो इस जगह पे जो लेयर लगी होती है वो सिल्वर कोटेड होती है, जो कि रिफ्लेक्टर का काम करती है। जैसे यहाँ से मान लीजिए, जैसे हमने लाइट ऑन की, जैसे हमने बल्ब को जलाया, स्विच ऑन किया, वैसे ही यहाँ से जो लाइट की जो रेज है वो चारों तरफ फैल जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्टर उन सभी रेज को एक जगह कन्वर्ज करने का काम करता है, इसीलिए हमें टॉर्चेस में एक पर्टिकुलर जगह पे ही दिखाई देता है, और वहाँ पे हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। जो व्हीकल्स में जो हेडलाइट होती है उनके पीछे भी ये रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है, सिल्वर कोटेड होता है, आपने कभी देखा होगा। और सर्च लाइट्स जो होती हैं वो भी रिफ्लेक्टर का ही काम करती है। अब हम बात करें मैग्नीफाइंग मिरर की। सेकंड जो है मैग्नीफाइंग मिरर, बोले तो बड़ा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में चीजें, इमेजेस जो होती है वो बड़ी भी बनती है। केवल कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा मिरर जिसमें हमेशा इमेज छोटी बनती है। तो ये जो अपना कॉन्केव मिरर है, इसके अंदर मैग्नीफाइंग इमेज बनती है, इसलिए जो डेंटिस्ट जो होते हैं वो मिरर जो यूज करते हैं, वो मैग्नीफाइंग मिरर, वो मिरर चीजों को मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। और जो मेकअप मिरर होता है उसमें भी कॉन्केव मिरर ही यूज किया जाता है। अब हम बात करें थर्ड की, तो यूज टू कंसंट्रेट सन रेज प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। मतलब ये जो कॉन्केव मिरर होता है ये सन रेज से आने वाली जो लाइट या रेज होती है उनको एक जगह कन्वर्ज करता है, रिफ्लेक्ट करके उनको कन्वर्ज करता है, एंड देन उसके बाद हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद ये सोलर सिस्टम को एनर्जी देता है, और इसीलिए कॉन्केव मिरर का यूज भी यहाँ किया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था कि जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, ठीक है, वर्चुअल बनती है, ये भी देखा था। अब हम इसके यूजेस देखेंगे। रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर होते हैं जो व्हीकल्स के साइड में, यानी हमारी जो बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, उनके जो साइड में जो मिरर लगे हुए होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। विंग मिरर, विंग मिरर होते हैं जो कार्स होती हैं उनमें जो ऊपर जो ड्राइवर होता है वो पीछे का पूरा देख सके, बैक लेते वक्त, आगे लेते वक्त कार को, वो वाले जो मिरर होते हैं वो विंग मिरर होते हैं। व्हीकल साइड में जो मिरर लगाए जाते हैं वो हमें हमें क्यों ज़रूरी होता है वो लगा हुआ होना, क्योंकि जो पीछे का जो एरिया होता है वो हमें उसके अंदर जब हम देखते हैं तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है। अगर कहीं दूर से भी कोई बाइक आ रही होती है, कार आ रही होती है, तो हमें फटाक से दिख जाती है साइड में मिरर में देखते ही। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और पहले से भी पता होगी शायद आपको ये बात। दूसरा है सेफ्टी मिरर। देखो सेफ्टी मिरर का क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये पहाड़ों वगैरह में, मॉल्स वगैरह में ये ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि मॉल्स वगैरह में जो नीचे की तरफ पार्किंग होती है बेसमेंट में, इसलिए ये देखिए मान लीजिए ये कोई पहाड़ का एरिया है और यहाँ पे एक सड़क है और यहाँ पे सड़क है, तो यहाँ पे मिरर लगाया जाता है ताकि यहाँ से आने वाला और यहाँ से जाने वाला इस मिरर में अच्छे से देख सके, एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाए, इसलिए ये मिरर लगाए जाते हैं ऐसे एरियाज में। पार्किंग अलॉट वाले जो एरियाज होते हैं उनमें भी ये मिरर लगाए जाते हैं। अब हम बात करें स्ट्रीट लाइट की, तो स्ट्रीट लाइट जो होती है
वैसे बेसिकली हमारे घरों में जो बल्ब यूज किए जाते हैं, एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं, वो भी कॉन्वेक्स मिरर का ही एग्जाम्पल है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं पूरे कमरे में लाइट्स फैल जाती हैं। अब हम अगर बात करें, मैं आपको बता दूं, स्ट्रीट लाइट की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ से जो लाइट्स निकलती है वो एक्चुअली में कन्वर्ज करने के लिए इसे ऐसी शेप में बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये यूजेस अच्छे समझ में आए होंगे। इनका सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा अच्छे से। सॉरी, कन्वर्ज करने के लिए नहीं, डाइवर्ज करने के लिए। कन्वर्ज तो हम कॉनकेव मिरर में करते हैं, और यहाँ पे ये लेयर लगी हुई होती है यहाँ पे सिल्वर की, तो ये यहाँ पे डाइवर्ज करने के लिए, तभी तो बहुत पूरे एरिया के अंदर लाइट्स हो जाती है ताकि हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई दे सके। तो ये यूजेस है इसके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन, जो कि एग्जाम के नज़रिए से ही नहीं, हमारे आगे आने वाले जो टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, जहाँ से न्यूमेरिकल पक्का आता है हमारे एग्जाम में। तो अब साइन कन्वेंशन अगर हम अच्छे से समझ लेंगे, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ समझ के आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही हमारा जो न्यूमेरिकल बनता है उसे समझने के लिए ये साइन कन्वेंशन आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला का सारा पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बना देती हूँ मिरर के हिसाब से, ठीक है। अब आपने ग्राफ तो पढ़े होंगे, मैथ्स में ग्राफ तो चलते ही हैं, जाहिर सी बात है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हमारा एक ग्राफ है। ग्राफ पे ये वाला जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है, राइट। तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे पोल, क्योंकि मिरर का जो मिड पार्ट होता है उसे हम पोल बोलते हैं, यहाँ पे मैंने ओरिजिन माना है, और मैं यहाँ पे 0 भी लिख देती हूँ साथ में, ठीक है। अब ग्राफ के इस तरफ वाला पार्ट हम पॉजिटिव मानते हैं और इस तरफ वाले पार्ट को हम नेगेटिव मानते हैं, राइट, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस तरफ जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, इस तरफ जो पार्ट बनेगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पहले यू की। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ रखते हैं? आपने मिरर्स पढ़े हैं, उसमें हमने ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा है? लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो u है वो हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं v की। v क्या है? v जो है वो इमेज डिस्टेंस होती है। देखिए, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस थी वो u थी। अब मैं कह रही हूँ कि अगर इमेज यहाँ बनती है, मान लीजिए यहाँ पे इमेज बनी है, तो पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसे हम v से डिनोट करेंगे, ठीक है। जब इधर इमेज बनेगी तो वो नेगेटिव होगी, जब इमेज इधर बनेगी मिरर के इस तरफ तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर जो होगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी और इधर जो होगी वो नेगेटिव डिस्टेंस है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। v हमेशा आपको क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ओके। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन u जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं? इस तरफ, लेफ्ट साइड में रखते हैं, चाहे मिरर इस तरफ हो कॉन्वेक्स हो चाहे इस तरफ हो कॉनकेव हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइट की। यहाँ पे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी जो हाइट होगी, क्योंकि हमारे ग्राफ में हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो हाइट वाली चीज होती है वो पॉजिटिव होती है, और ये वाली चीज क्या होती है? नीचे वाली जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो अगर हम मिरर की बात करें तो ऊपर वाली हाइट क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी, और नीचे की तरफ इमेज की हाइट या फिर जो भी हाइट होती है वो होगी नेगेटिव, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ होता है फोकस पॉइंट और p के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब फोकल लेंथ अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें न्यूमेरिकल के बेस पे, तो आपको मैं बता दूं u हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। अगर बात करूं v की, तो वो आपको
क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना होगा। अगर आपकी इमेज जो है वो इस तरफ बनेगी तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, अगर इमेज इस तरफ बनेगी मतलब डिस्टेंस अगर इस तरफ होती है तो वो नेगेटिव होगी, अगर डिस्टेंस इस तरफ होती है तो वो पॉजिटिव होगी। v हमेशा पॉजिटिव होगा और इधर तरफ v हमेशा नेगेटिव होगा। अब मैं बात करूं f की, फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ को हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होगी, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे। और अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा इन अ कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं यहां बताती हूँ, अगर फोकल लेंथ यहां इस तरफ है तो वो हमेशा नेगेटिव होगी, और अगर इस तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ समझ रहे हैं आप? फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होगी। और इस तरीके से अगर आपको ये साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप हर न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हाइट की बात की है और यहाँ पे भी हमने हाइट की बात की है। ये जो हाइट से ये मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस डिस्टेंस u, डिस्टेंस v और जो फोकल लेंथ है ये हमारे मिरर फॉर्मूला के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं से एक न्यूमेरिकल पक्का आता है और वो 4 नंबर का कम से कम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला। हमारा जो मिरर है उसका ये आखिरी टॉपिक्स में से एक है और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कम से कम 3 से 4 नंबर के होते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर से। तो मैं बताती हूँ आपको मिरर फॉर्मूला क्या होता है। 1/v, v जो कि इमेज डिस्टेंस है, इमेज से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे हम v से डिनोट करते हैं, वही v है, प्लस 1/u, u ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस होती है वो u होती है, और 1/f फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है, ये देखिए ये मिरर है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इस ऑब्जेक्ट से लेके जो पोल की जो डिस्टेंस होगी ये u होगी। मान लीजिए यहाँ पे इमेज बनी है तो इमेज से लेके जो पोल तक की डिस्टेंस होगी उसे हम v से डिनोट करेंगे, और जो फोकल लेंथ होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस पॉइंट होता है, यहाँ पोल होता है, तो फोकस पॉइंट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये मिरर फॉर्मूला है। डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है, ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना किसी भी एडवाइजर किसी भी बुक में नहीं दिया गया है। 10th क्लास के लिए जो यूजफुल है वो बस ये फॉर्मूला है, इसी से बेस न्यूमेरिकल आएगा, डेरिवेशन कहीं काम नहीं आएगी, इसलिए डेरिवेशन करने से चैप्टर को लेंथी बनाने का कोई सेंस नहीं है। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल है, और f जो है फोकल लेंथ है, जो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज f है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने पहले छोड़ा था बीच में ताकि मैं आपको बाद में कराऊं न्यूमेरिकल्स के पोर्शंस के साथ, ये है रिलेशन बिटवीन r एंड f। r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और f क्या होता है? फोकल लेंथ। बस इसके बीच में रिलेशन है, इस पे भी बेस न्यूमेरिकल आता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की दुगनी होती है, डबल होती है। इसको टिपिकल नहीं बनाएंगे हम, यहाँ ये जो डायग्राम बना रहे हैं इसमें देखते हैं। आपने देखा यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ पोल होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो r होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये देखिए। और जो फोकल लेंथ होती है वो f और p के बीच की डिस्टेंस होती है, जिसे हम स्मॉल f बोलते हैं। तो आपको फर्क जाहिर साफ दिखाई दे रहा होगा कि इतना बड़ा है और ये इसका आधा ही है, तो ये r पूरा है और ये हाफ है इसका, तो इसलिए r इज इक्वल टू 2f होता है। और इसका एक थोड़ा सा घुमा दें अगर हम इसको, तो f इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये कहेंगे जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो ये 2 टर्म्स बनती हैं इसकी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिरर का जो लास्ट टॉपिक है वो मैग्निफिकेशन है, उसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मैं इसे रब कर देती हूँ।
तो चलिए अब शुरू करते हैं मिरर पार्ट का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारे लेंथ स्टार्ट हो जाएंगे और ज़्यादा देर के नहीं है, वो भी कुछ ही देर के हैं, 30 मिनट्स, अराउंड 30 to 40 मिनट्स के होंगे, और ये भी 30 to 40 मिनट्स का ही है। अगर दोनों को मिलाते हैं तो अराउंड 1 and 20 मिनट का पूरा ओवरऑल चैप्टर है, जिसे लोग पढ़ाते हैं 15-15, 20-20 दिन लगा देते हैं। उसको हमने बहुत शॉर्ट वे में एग्जैक्टली पूरे नोट्स के साथ, पूरे पूरे के पूरे एक एक टॉपिक के साथ, बिना किसी चीज को मिस किए हुए और अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझते हुए चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपकी जो इमेज की हाइट होती है, जब आप मिरर फॉर्मूला जब आप रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जब इमेज की हाइट बनती है उसे हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की उसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, यानी कि इमेज का और ऑब्जेक्ट का रेशो मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं v अपॉन यू, क्योंकि h डैश v की डिस्टेंस होती है और जो h होता है वो u होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में, हर एक न्यूमेरिकल में यूज होगा इस फॉर्मूले का। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ इसके आगे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था। कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस थी, ठीक है, 6 केसेस थे उसके अंदर। 5 जो थे उनके अंदर हमारा जो v था वो नेगेटिव आएगा, लेकिन जो छठी कंडीशन थी, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रहा था, और मैंने साइन कन्वेंशन में आपको पढ़ाया था कि जब जो इमेज है वो मिरर के पीछे की तरफ बनेगी, जो हमारा ओरिजिन था उसके, जो मिरर था उसके पीछे की तरफ बनेगी, तो v पॉजिटिव आएगा, और आगे की तरफ जब डिस्टेंस होगी तो नेगेटिव आएगा, और पीछे की तरफ होगी तो पॉजिटिव आएगा। तो जो 5 कंडीशन है उनमें हमेशा v नेगेटिव आएगा, और जो 6 कंडीशन है, केस है, उसके अंदर v हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर u की बात करें तो आपको पता है u तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही नेगेटिव होगा। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो उसकी कंडीशंस भी आपको पता होगी। उसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, अपराइट बनती है और स्मॉल बनती है। बस ये एक चीज आपको याद रखनी है कॉन्वेक्स मिरर की, आपको तभी याद हो गया होगा वो तो। और ये जो अपना कॉनकेव मिरर है, आई होप सो आपको वो भी अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हुए, मिरर वाले पार्ट को खत्म करते हुए न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझेंगे। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। बात कॉन्वेक्स मिरर की हो रही है तो हमारे लिए इजी हो गया है, सीधा सीधा कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है यहाँ पे। Automobile has a radius of curvature of 3.00 meter. If a bus is located at 5.00 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. ठीक है, हमें फाइंड क्या क्या करना है? हमें v फाइंड करना है। फाइंड तो हमें सब कुछ ही करना होता है वैसे। पोजीशन फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करना है, साइज फाइंड करनी है इमेज की जो बनने वाली है। तो बेसिकली इमेज की बात हो रही है तो v फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, अब पहले हम क्वेश्चन करने से पहले हम इसे थोड़ा इमेजनरी समझेंगे ताकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं या होते हैं, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, ये अचानक से ये क्या हो गया, वैल्यू तो पॉजिटिव दे रखी है, नेगेटिव कैसे ले लिया। तो हम यहाँ नहीं उलझेंगे, इसलिए पहले हम इमेजनरी समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, बात कॉन्वेक्स मिरर की हो रही है सीधी सीधी। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैंने कॉन्वेक्स मिरर में आपको पढ़ाया था कि सिर्फ 2 पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट को रखने की, एक इंफिनिटी पे और एक यहाँ पे। तो इमेज किस तरफ बनेगी? हमेशा इस तरफ बनेगी। ठीक है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि इमेज इधर बनती है, और मैंने आपको एक कंडीशन या केस भी बताया था इसका कि इमेज हमेशा स्मॉल बनेगी, वर्चुअल बनती है और अपराइट बनती है। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर के टॉपिक्स जो पॉइंट थे वो नेचर ऑफ द, जो मिरर के जो इमेजेस थी उसके जो नेचर था वो हमने ये पढ़ा था, और ये फिक्स था कॉन्वेक्स मिरर में, राइट। तो उलझने वाली तो बात ही नहीं है। तो हम यहाँ से सीधा पोजीशन, नेचर तो आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वी कैसा होगा।
तो मैंने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी बताया था आपको, और इसमें भी बता रही हूँ कि V कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि इमेज हमेशा इस तरफ बनती है, ठीक है। तो इस तरफ V हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और अगर मैं बात करूँ U की, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो कॉन्वेक्स मिरर में हो चाहे कॉन्केव मिरर में हो, वो हमेशा नेगेटिव ही होती है, इसलिए हम यहाँ पे U क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब बात करूँ अगर मैं फोकल लेंथ की, तो मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ की जब हम बात करते हैं तो कॉन्केव मिरर में वो हमेशा नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स मिरर में वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इससे हमारा नेगेटिव पॉजिटिव ये सब तो हो गया क्लियर। अब अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, जो इमेज का साइज बताएंगी, राइट, इमेज का साइज मैग्निफिकेशन से पता लगाया जाता है, जो कि होगा स्मॉल m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ये यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस है, सॉरी हाइट है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट है, और फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से माइनस v अपॉन यू, ठीक है। अब इससे हम साइज ऑफ द इमेज निकालेंगे, और आपको ये तो पता चल ही गया होगा क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। चलिए अब रियल न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें u मिल गया है, u क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमें u दे रखा, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो हमारे पास u है 5.00 मीटर, ठीक है। अब हम बात करें f की, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला करवाया था जिसमें r इज इक्वल्स टू 2f था, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर की ही बात हो रही थी। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दे रखी है तो जाहिर सी बात है हम फोकल लेंथ बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो f इज इक्वल्स टू r कितना दे रखा है हमें, 3.00 दे रखा है, तो ये मैंने 3.00 लिख दिया, और डिवाइड बाय जब हम 2 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1.15, सॉरी 1.50, ठीक है। 2 को जब 3 में डिवाइड करेंगे तो 1.50 आएगा, 3 का जस्ट हाफ हो जाएगा 1.5, ओके। ये हमारा f आ गया है, और f कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होता है, f इज इक्वल टू प्लस 1.50, ओके। ये मैं रब कर देती हूँ। अब मैं बात करती हूँ आपसे v की, जो कि हमें फाइंड करना है इसके अंदर, क्योंकि वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला है हमारा 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, सॉरी 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन f। अब ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, जब ये फाइंड करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये वाला वैल्यूज लिखेंगे। 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u की वैल्यू है ये। एक्चुअली में ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एफ, तो इधर था ही, 1 अपॉन यू जब इधर आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब 1 अपॉन एफ की जो वैल्यू है ये है 1.50 माइनस यू की वैल्यू है 1 अपॉन माइनस 5.00, ठीक है। अब अगर हम पहले माइनस को सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.50 प्लस 1 अपॉन 5.00, और इसका एलसीएम आ जाएगा 7.50, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ऊपर से तो ये आ जाएगा 6.50, ठीक है। ये 1 अपॉन वी आ गया है हमारा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और जब हमें v की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन वी की नहीं चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये v हो जाएगा, और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हम जो v का ही वैल्यू निकाल रहे हैं इसे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो ये 7.50 अपॉन 6.50 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, 5 के टेबल से काट लीजिएगा पहले, तो ये आएगा 15, ये आएगा 13, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.15 मीटर पॉजिटिव।
ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी v की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इधर रब कर देती हूँ। तो v की वैल्यू आ गई है हमारी 1.15। ठीक है, अब हम निकालेंगे। अब हमें पता है कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसके अंदर v की वैल्यू इधर की तरफ होती है, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v डैश अपॉन सॉरी h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे जिससे हमें साइज ऑफ द इमेज का पता चलेगा। तो देखिए v की वैल्यू है 1.15 और हमारी u की जो वैल्यू थी वो थी -5.00 और यहाँ पे नेगेटिव जो हमारे फॉर्मूले में है, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा और इसको जब कट करेंगे तो वैल्यू आएगी +0.23। देखिए पॉजिटिव आई है, यानी m की वैल्यू जो है ये स्मॉल m होगा। तो स्मॉल m की जो वैल्यू है 0.23 आई। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी बात और जानेंगे कि जब हमारा m इक्वल्स टू 1 होता है, यानी जब m की वैल्यू एट द एंड 1 के इक्वल आती है तो जो साइज बनेगी वो सेम साइज बनेगी इमेज की। और जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इमेज भी बड़ी ही बनेगी, लार्ज बनेगी, तो बड़ी बनेगी। और जब हम m की वैल्यू 1 से छोटी होती है लाइक दिस तो स्मॉल बनेगी। और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉल ही बनती है। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को एकदम सही कर सकते हैं। और अगर आप जब इमेजिनरी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहाँ पे आप देख लें जो दे रखी है वैल्यूज उसको छोड़ के जो नहीं दे रखा है उसको एक मिरर के हिसाब से इमेजिन करें। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो जाहिर सी बात है v पॉजिटिव होगा, और अगर आपके सॉल्यूशन में v पॉजिटिव आता है तो आप समझ लीजिए आप सही जा रहे हैं। और अगर नहीं होता ऐसा तो आप कहीं ना कहीं गलत है, तो उसे सुधार लीजिएगा। और मेरे ख्याल से आपको ये बहुत इजी तरीका, मेरे हिसाब से आपको इजी लगा भी होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैंने अदर बच्चों को पढ़ाया था। आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं न्यूमेरिकल पढ़ रही हूँ। An object 4.0 centimeter in size is placed at 25.0 centimeter in front of a concave mirror। चलिए यहाँ हुआ इजी, कॉन्केव मिरर की हो रही है बात। ओके, और फोकल लेंथ 15.0 centimeter। at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। यहाँ पे फिर से हमें इमेज फाइंड करनी है, यानी इमेज को हम डिनोट करते हैं v से, राइट। और बात अगर कॉन्केव मिरर की हो रही है तो इमेज कॉन्केव मिरर में कैसी होती है, ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज यहाँ पे हमें h डैश निकालना है। और अगर हम बात करें h की तो यहाँ पे हमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी h हमें पहले से गिवन है। ठीक है, बात अगर कॉन्केव मिरर की करें तो कॉन्केव मिरर में एक्चुअली में 5 या 6 केसेस है ना, राइट। तो उसमें से 5 में तो इस तरफ यानी कि मिरर के इस तरफ इमेज बनती है और एक है उसके बिहाइंड द मिरर बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहली चीज v नेगेटिव है, इमेजनरी सोचिए इमेजनरी मैंने बताया था वैसे सोचने की कोशिश कीजिए। ओके, अब मैं पहले बता देती हूँ इसके अंदर h दिया हुआ है 4.0। उसके बाद बात करें हम अगर u की तो वो हमें दे रखा है प्लेस एट 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के फ्रंट में यानी u हमें दे रखा है, और u हमेशा नेगेटिव होता है चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, याद रखिएगा। तो नेगेटिव है 25.00 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास है f। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15.0 सेंटीमीटर। अब बात करें हम नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर में कैसे लेनी है, हमें हमेशा नेगेटिव लेनी है और कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ
थोड़ा और ज़्यादा आसान, राइट। चलिए अब आगे मैं करती हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, बोर्ड की थोड़ी सी कमी है प्लीज़। उसके बाद हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, हमें 1/v v ही इसमें फाइंड आउट करना है, तो 1/f माइनस 1/u। तो v जो है हमारा फाइंड करना है, तो हमने ये यहाँ लिखा, f की वैल्यू है 1/-15.0 माइनस 1/u की वैल्यू होगी -25.00 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू, पहले हम प्लस माइनस को अगर सॉल्व करें तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा इनके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो माइनस माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ओके, और f की वैल्यू जो थी वो नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, मैं आगे से थोड़ा सा रब कर देती हूँ इसको। ठीक है, फोकल हमारी नेगेटिव थी, और मैंने इसे यूज कर दिया गलती से, सॉरी। ये हमारा नेगेटिव है। अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम इसका 75.0 आ जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2.0। ठीक है, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में 37.5। आप इसे सॉल्व करके खुद से देख लीजिएगा, इजी है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बेवजह ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो कोई सेंस नहीं है इस बात का। उसके बाद में यहाँ पे हमें पता चल गया कि नेगेटिव है, v की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, तो इमेज क्या होगी, रियल होगी, क्योंकि ये हमारा जब कॉनकेव मिरर हम बनाते हैं तो जो v होता है वो इमेज डिस्टेंस, जो पोल की डिस्टेंस होती है वो हमेशा कॉनकेव में हम नेगेटिव लेते हैं। मैंने साइन कन्वेंशन में भी बताया था आपको ये चीज़। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू स्मॉल m, स्मॉल m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू -v अपॉन u, राइट। अब हमें वैल्यू निकालनी है h डैश की, क्योंकि h हमें गिवन है पहले से। थोड़ा समझ के, थोड़ा आराम से, ध्यान से करिएगा। तो h डैश हमें गिवन है, तो h डैश इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। अब h जब इस तरफ जाएगा इक्वल के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई h कर देते हैं इसको। अब देखिएगा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -v यानी v की वैल्यू हमारी 37.5 आई थी, 37.5 मल्टीप्लाई, हमारे पास h की वैल्यू 4.0 है, और नीचे है u की वैल्यू है -25.0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो h डैश की वैल्यू आएगी ठीक है। देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कट जाएगा, फिर उसके बाद हमारा बाहर वाला जो नेगेटिव बचेगा, जिसकी वजह से वैल्यू नेगेटिव होगी, और इसे सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 6.0। ठीक है, वैल्यू हमारी क्या आई है, नेगेटिव आई है। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, रियल बनती है इसमें हमेशा। ठीक है, जो इमेज का जो नेचर होगा वो रियल वाली इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और ये एच डैश की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमारा ये जो न्यूमेरिकल है वो हुआ कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये पढ़ के बहुत मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।